क्लैरिफिकेशन ऑन डिस्टिंक्ट एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस पे डाउट्स थे इंडस्ट्री को। पहले मैं इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री और या बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम डिस्टिंक्ट एंटिटी के बारे में क्या बताया गया उस पर एक्सप्लेन करके चलेंगे। डिस्टिंक्ट एंटिटी के बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट ये बताता है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कब होगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कब माना जाएगा। तो उसके लिए 5 कंडीशंस है। उसमें जो 5 कंडीशंस है, 4 में कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई लिटिगेशन का इश्यू नहीं है। प्लेस ऑफ रिसीवर इज आउटसाइड इंडिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया आनी चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो पैसा आया है वो फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्टेबल में आना चाहिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सारी लिटिगेशन आती है 5th पार्ट में कि 2 कंपनीज जिसको सप्लाई करी गई है दैट शुड नॉट बी मेयरली एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट एंटिटी। मतलब अगर आप इंडिया में बैठे हो और आपकी कोई ब्रांच है ऑस्ट्रेलिया में, या फिर आपके कोई रिश्तेदार की ब्रांच है ऑस्ट्रेलिया में और आपने उसको सर्विस दी, बैकएंड सर्विसेज दी, जो मैक्सिमम आईटी सर्विसेज वालों को इसमें दिक्कत आती है, जो बैकएंड सर्विसेज जैसे कॉल सेंटर सर्विसेज देते हैं फॉरेन कंपनी को, तो क्या वो एक्सपोर्ट नहीं मानी जाएगी? और अगर वो एक्सपोर्ट नहीं मानी जाएगी तो रिफंड नहीं मिलेगा, और अगर एक्सपोर्ट नहीं मानी जाएगी तो जीएसटी भी पे करना पड़ेगा 18%। यू कैन नॉट ट्रीट इट एज अ जीरो रेटेड सप्लाई। तो मेयरली एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट एंटिटी क्या है, इस वर्ड का कितना महत्व है, इसमें इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। मैं ये मानता हूं कि सर्विस टैक्स रिजीम में ये सेम कंसेप्ट था, और जीएसटी में भी इसके ऊपर काफी केस लॉस है, इवन हाई कोर्ट के, जिन्होंने फेवरेबल डिसीजन दिया है क्लाइंट के उस पे। तो इन्होंने बस उसको क्लैरिफाई कर दिया है कि जो कोर्ट्स कह रहे हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट करा और उसको क्लैरिफाई करके एक डिसीजन दिया। अब इसको समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी है इंडिया में और आपने एक ब्रांच खोली ऑस्ट्रेलिया में। तो जो इंडिया की कंपनी ने सर्विसेज दी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को, और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने इन रिटर्न $10,000 दिए, तो इसमें 4 कंडीशंस तो आराम से पूरी हो जाएगी सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 की। पहली, प्लेस ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया, आप इंडिया में हो, बिल्कुल हो। प्लेस ऑफ रिसीवर इज आउटसाइड इंडिया, वो ऑस्ट्रेलिया बैठा है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, लिटिगेशन नहीं है। तीसरा, पैसा फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज में आना चाहिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, वो ऑस्ट्रेलिया लगेगी क्योंकि प्लेस ऑफ रिसीवर लगेगा, सेकंड प्रोवाइजो लगेगा डिफॉल्ट वाला। लास्ट वो आता है कि क्योंकि आपकी ये ब्रांच है तो सारे अफसर लोग, सारा डिपार्टमेंट, इवन इन दी अपील्स, इसको मना करते हैं कि भाई साहब आपने जो सेल करी है, आपने जो सप्लाई करी है वो अपनी एंटिटी को करी है, और बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ कंडीशन 5 आपको हम ये एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे और आपको इसका रिफंड नहीं मिलेगा, आप बल्कि इस पर टैक्स जमा कराओ। तो इस पे इन्होंने क्लेरिफिकेशन क्या दी? बैक टू एग्जांपल आते हैं। आपकी कंपनी है इंडिया में और आपकी ब्रांच है ऑस्ट्रेलिया में। अगर जो आपकी ब्रांच है ऑस्ट्रेलिया में वो रजिस्टर्ड है अंडर द लॉ ऑफ दैट कंट्री, तो वो सेम एंटिटी नहीं मानी जाएगी, वो मेरली एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट एंटिटी नहीं मानी जाएगी, वो अलग अलग कंपनी मानी जाएगी और एक्सपोर्ट क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, वो सिर्फ एक लाइसेंस ऑफिस है, वो सिर्फ किसी पर्पस के लिए खोला गया है और वो उधर के एक्ट में रजिस्टर नहीं है, तो उसको हम एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। इस कंडीशन में ये 5th कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसको और क्लैरिफाई करने के लिए और समझने के लिए। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, चाइना की कंपनी है, ठीक है। चाइना ने एक कंपनी खोल दी इंडिया में और उन्होंने बोला जी यहाँ से ना हम मार्केटिंग सर्विस करेंगे, यहाँ से आप प्रमोट करो, ठीक है, इंडिया की ऑडियंस बहुत है, आप प्रमोट करो यहाँ से हमारे गुड्स।
अब उन्होंने क्या करा, एज अ सोल प्रोप्राइटर हिंदुस्तान में या एज अ पार्टनरशिप फर्म, इवन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप, इवन उन्होंने उसको सर्विस देनी शुरू कर दी, मार्केटिंग सर्विस। किसको सर्विस देनी शुरू कर दी? अपनी चाइना ब्रांच को। तो वो सर्विस एक्सपोर्ट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 की फिफ्थ कंडीशन जो कहती है डिस्टिंक्ट एंटिटीज होनी चाहिए, वो फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि जो इंडिया की कंपनी है वो रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया के लॉ में। इंडिया में रजिस्टर होने के लिए कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होना पड़ता है। तो इसका मतलब अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती विच इज रजिस्टर्ड अंडर विद द आरओसी, तो वो एक्सपोर्ट क्वालिफाई हो जाती। तो एक छोटा सी एडवाइस आपके क्लाइंट को रिफंड दिलवा देगा, या फिर आपके क्लाइंट को पेनल्टी और इंटरेस्ट के साथ टैक्स पे करवा देगा कि अगर कोई भी ब्रांच है उसको प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करो इन इंडिया। और अगर आप इंडिया की ब्रांच है तो ऑस्ट्रेलिया में मान लो या अमेरिका में मान लो, जैसे इधर आरओसी है उधर का जो आरओसी होता है उधर रजिस्ट्रेशन करवा लेना, तभी एक्सपोर्ट मानेंगे। और इसी के ऊपर इन्होंने 2 पेज की क्लैरिफिकेशन दी, इसी के ऊपर इन्होंने सर्कुलर इशू करे। आई होप इस एग्जाम्पल से सारा क्लियर हो गया। अब मैं रीड कर देता हूं कि ये कहना क्या चाहते हैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग relating to interpretation of the term merely establishment of distinct person in condition 5 of the section 26 of IGST Act for export of service. A person incorporated in India under the Companies Act 2013 and person incorporated under the laws of any other country are to be treated as separate legal entity and would not be barred by condition of subsection 6 of the section 2 of IGST Act for considering a supply of service as export of service. I hope मेरे एग्जाम्पल से ये लैंग्वेज क्लियर होगी। अब पढ़ते हैं सर्कुलर 161 जो इन्होंने इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इशू करा है, उसमें क्या लिखा हुआ है। Circular 161/17/2021 GST. It is clarified that a company incorporated in India and a body corporate incorporated by or under the laws of a country outside India, which is also referred to as a foreign company under the Companies Act, are separate person under CGST Act and thus are separate legal entity. Accordingly, these two separate persons would not be considered as merely an establishment of distinct person in accordance with the explanation 1 in section 8. तो explanation 1 की पूरी explanation ये थी जो उस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी।